हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस इफेक्ट पूरा डिस्कस कर लिया था। देखिए, रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो स्टेबिलिटी को भी बताता है और साथ के साथ वहाँ पर हम रेजोनेंस इफेक्ट से रिएक्टिविटी का भी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए कौन सी बेंजीन रिंग कब जाके एक्टिवेट होती है, कब डीएक्टिवेट होती है। बहुत सारी चीज़ें हम आगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कल वैसे हमने लास्ट क्लास में केवल रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा था और आज हम एक और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है और इसी इफेक्ट की वजह से हम, अगर आपको याद हो तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन को मोर स्टेबल बता रहे थे, तो वो इसी इफेक्ट की वजह से बताया जाता है। एक तो वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है और एक वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम करता है। तो बच्चों, स्टेबिलिटी को ये इफेक्ट भी स्टेबिलिटी को बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अगर आपको हैंडराइटिंग या बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं समझ में आए तो बच्चों, मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में धीरे धीरे बोलता हूँ, आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज गिवन बाय बेकर एंड नाथन। ठीक है, अति संयुग्मी प्रभाव, हिंदी में बोलते हैं इसको अति संयुग्मन प्रभाव, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हिंदी में बोलते हैं इसको अति संयुग्मन प्रभाव। ठीक है, यह प्रभाव बेकर और नाथन दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। तो दिस इफेक्ट गिवन बाय बेकर एंड नाथन या दिस इफेक्ट एक्सप्लेन बाय बेकर एंड नाथन। यह इफेक्ट जो है, यह प्रभाव जो है वो किसने समझाया था? बेकर और नाथन ने समझाया था। इसलिए बच्चों, इस प्रभाव को हम बेकर नाथन प्रभाव भी कहते हैं। तो दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम इस इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इन दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट में, इस प्रभाव में क्या होता है, देखिए कि एल्काइल ग्रुप यानी कि एल्किल समूह विद द एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, वो एल्किल समूह जिसके पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। ऐसे एल्किल समूह जिनके पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यानी कि इन दिस इफेक्ट एल्काइल ग्रुप विद एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम विच इज अटैच टू द आइदर, जो कि किससे अटैच होना चाहिए? आइदर एन अनसैचुरेटेड कार्बन एटम, एक असंतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। अब सुनिए, असंतृप्त कार्बन एटम से कौन सा होता है असंतृप्त कार्बन एटम? देखिए, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ये आपके अनसैचुरेटेड असंतृप्त कार्बन कहलाएंगे। इससे कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, इसके पास जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और इस पर जो हाइड्रोजन होती है बच्चों, वो कहलाएगी अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन पर कितनी हाइड्रोजन है? 1 2 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, मैं वापस अपनी लाइन पर चलता हूं। इन दिस इफेक्ट, इस प्रभाव में एल्किल समूह जिसके पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हो, कम से कम जिसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, विच इज अटैच टू आइदर एन अनसैचुरेटेड कार्बन एटम, जो कि या तो एक अनसैचुरेटेड कार्बन एटम से जुड़ा हो, जो कि आर एबल टू रिलीज इलेक्ट्रॉन बाय ए मैकेनिज्म सिमिलर टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, किसके जैसे? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के समान ये क्या कर सकता है, या इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जैसे होता है वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उसके जैसी क्रियाविधि से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। कैसे करेगा बच्चों? ध्यान से देखिए, मैं आपको बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं, तभी समझ में आएगा ये, वरना समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, देखो ये आपके पास अनसैचुरेटेड कार्बन एटम है दोनों, तो ये वाला कार्बन अनसैचुरेटेड है, इससे जुड़ा हुआ है ये मिथाइल ग्रुप, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन कहलाता है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, आगे ट्रांसफर कर सकता है। तो इसने ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर किया,
तो आपके पास ये जो है डबल बॉन्ड ये उठ के आगे चला जाएगा। तो बिल्कुल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जब हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव हम पढ़ेंगे, उसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा आगे की तरफ जैसे इसमें जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इससे कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, ये वाला बॉन्ड उठ के इस पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर H ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसके ऊपर क्या बच जाएगा, ओनली प्लस चार्ज। बोलो यस और नो। ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इस पे चले गए। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, इस कार्बन पर बच्चों सिंगल बॉन्ड रह जाएगा डबल की जगह। अच्छा, यहाँ एक H पहले से मौजूद है, ध्यान रखना, इन H की हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक H पहले से मौजूद था। अब देखो ये डबल बॉन्ड उठ के इस पर गया, आगे वाले कार्बन पर, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। वापस देख लीजिए, ये वाला इस पर गया, या डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड उठ के आगे चला जाएगा, या नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन अपनी जगह, यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो थे वो चले गए यहाँ से बच्चों। तो ये क्या हुआ, ये हुआ सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है ना, यानी कि सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई अगर कॉन्जुगेशन में आए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिग्मा, दैट इज द सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। तो इसको हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इफेक्ट, या फिर बेकर नाथन इफेक्ट, या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो गौर से, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, फिर भी एक रेजोनेंस शो कर रहा है। ये उठ के इस पे गया, ये उठ के आगे चला गया, दैट इज रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं बच्चों। अगेन फिर से सुनेंगे, अगर कोई एल्काइल ग्रुप जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो किसी अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के समान क्रियाविधि से अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, ट्रांसफर करता है, स्थानांतरण करता है। इस प्रभाव को हम अति संयुग्मन प्रभाव कहते हैं। वापस सुन लीजिए, यदि कोई एल्किल समूह जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, वह किसी असंतृप्त कार्बन परमाणु जैसे द्विबंधित कार्बन परमाणु, कार्ब धनायन या मुक्त मूलक, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, कार्बोकेटायन या मुक्त फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ है, तो वह इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के समान क्रियाविधि से अपने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करने में समर्थ होता है। आर एबल टू रिलीज इलेक्ट्रॉन बाय ए मैकेनिज्म सिमिलर टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के समान अपने इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने में समर्थ होता है। इस घटना को या इस प्रभाव को हम हाइपर कॉन्जुगेशन अर्थात अति संयुग्मन कहते हैं। यह प्रभाव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई संयुग्मी प्रभाव भी कहलाता है, बेकर नाथन प्रभाव भी कहलाता है, और बिना बंध का अनुनाद भी कहलाता है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट एंड नो बॉन्ड रेजोनेंस। इंग्लिश मीडियम फिर से बोल रहा हूं कि इन दिस इफेक्ट एल्काइल ग्रुप विद एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू आइदर एन अनसैचुरेटेड कार्बन एटम सच एज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बोकेटायन, ये C प्लस का मतलब कार्बोकेटायन है, फ्री रेडिकल Fr का मतलब फ्री रेडिकल है, आर एबल टू रिलीज इलेक्ट्रॉन बाय ए मैकेनिज्म टू सिमिलर टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, और ये हो गई हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। अब बच्चों आखिर कितनी हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगी, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए बच्चों, सारे बच्चे देखेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, HS का मतलब होता है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, कि कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगी, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। जितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उससे एक ज्यादा,
उससे एक ज़्यादा। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उससे एक ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगी। ठीक है, यानी कि अति संयुग्मी संरचना कितनी बनेगी? अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या से एक अधिक। ठीक है, तो अति संयुग्मी संरचनाओं की संख्या बराबर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या प्लस 1। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी कितनी बनेंगी। देखिए बच्चों, सब ध्यान से देखेंगे कि ये द्विबंधित कार्बन है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थी, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है बच्चों? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 में अगर हम 1 जोड़ें, 3 + 1 बराबर टोटल 4, तो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कितनी आ जाएंगी बच्चों? 4 आ जाएंगी। तो इससे 4 बनेंगी। अब कैसे बनेंगी 4? चलो हम बना देते हैं 4। देखो कैसे बनाएंगे। पहली बन गई, ये पहली तो ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड, अब 2 और बनानी है, तो 2, अब ये वाला जाएगा। देखो कुछ नहीं करना बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर में एक बार ही एरो शो करना है, बार बार एरो शो नहीं करना। अभी मैंने इस हाइड्रोजन का बॉन्ड गायब किया है, अब इसका कर दूंगा, फिर इसका कर दूंगा, एक एक करके खाली बॉन्ड गायब कर दो, उसका बॉन्ड फिर से ले आओ। ठीक है, तो H CH डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव चार्ज। देखो बच्चों, इसमें इस वाले हाइड्रोजन दिया था, अब इसने ये वाला दे देगा, अब इस पर ये चल जाएगा तो ये हो जाएगा। तो चौथी स्ट्रक्चर, अब ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगा, ये लो बच्चों। तो देखो टोटल कितनी हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनी? 4, 1 2 3 और 4, ये थर्ड हो गई आपकी और ये 4 हो गई। तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले तो अल्फा हाइड्रोजन का पता करना है। तो अब कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर हम अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता करेंगे कि ये अल्फा है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये सब नोट करने के बाद अब हम आपको बताते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ बच्चों। देखिए, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन, किसी भी फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। किसी भी कार्बोकेटायन यानी कि कार्बोधनायन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। किसी भी फ्री रेडिकल के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। किसी भी कार्ब एनायन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। तो कोई सा भी, जैसे CH3 CH2 CH2 और ये प्लस, देखो बच्चों ये कार्बोकेटायन, ये क्या है? कार्बोकेटायन, कार्बोधनायन, इसके पास वाला कार्बन ये रहा और ये है आपका अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होती है वही अल्फा हाइड्रोजन होती है। तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितनी आ गई बच्चों? इसमें आ जाएंगी अल्फा हाइड्रोजन 2। ठीक है, चलिए इसी प्रकार ये लो CH2 CH3 CH2 और ये फ्री रेडिकल, ये मुक्त मूलक है फ्री रेडिकल। इसके पास वाला कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन पर जितनी हाइड्रोजन होंगी सारी अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है अपने पास 3। तो इसकी जब हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनाओगे तो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर इज इक्वल टू कितनी बनेगी? अल्फा हाइड्रोजन 2 है, 2 + 1 यानी कि 3 बनेंगी। और इसकी कितनी बनेंगी हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर? इसकी बनेगी 3 + 1 यानी कि 4 बनेंगी टोटल। तो एक तो इसको खुद को भी हम इंक्लूड करते हैं, तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर इसकी बनेंगी 3, इसकी बनेंगी 4। अब बच्चे पूछते हैं सर हमें सिखाओ कि इनकी बना के दिखाओ, इसकी 3 बनाओ इसकी 4 बनाओ। तो चलो इनकी भी बना देते हैं, आ जाइए। तो हम पहले बनाते हैं आपके सामने इसकी हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। तो देखिए CH3 CH2 ये आपके सामने है। मैंने इसके हाइड्रोजनों को अल्फा हाइड्रोजनों को अलग अलग कर लिया, दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन और ये रहा आपका CH2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, सबसे पहले ये अल्फा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा और जैसे ही इसको देगा बच्चों यहाँ पर आपके पास इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। तो CH3C ये H अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है इसलिए इसके ऊपर प्लस रहेगा, लेकिन इसका बॉन्ड जा चुका है, अब इसके पास बॉन्ड नहीं है,
यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड H रहेगा और CH2 का प्लस चार्ज खत्म हो गया। ये फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर है दोनों एक दूसरे की। अब थर्ड हम इसकी बना देते हैं। देखो अब ये वाला हाइड्रोजन देगा, उसको एज इट इज कर दो, ये लो, और ये आपके पास बन जाएगी हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर तीसरी। तो बच्चों इस तरीके से 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर 1, 2 और 3, बहुत इजी हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। ध्यान रखो जो बॉन्ड होता है बस उसको गायब कर दो, और H+ को नहीं हटाना है। H+ अभी भी अपनी जगह है लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो दैट इज हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर इसकी बनी है। इधर वाले की 4 बन जाएंगी इसी प्रकार से। तो बच्चों इस तरीके से आपको हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर से हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं। जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होंगी, हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा होंगी वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, मोर हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, मोर हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी, मोर हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इज इक्वल टू मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी। यानी कि जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होंगी, हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा होंगी वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका पता करने के लिए हमें अल्फा हाइड्रोजन का पता होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन जितने होते हैं उससे एक ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनती है। तो चलो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, यानी कि कार्ब धनायन का स्थायित्व का क्रम। देखो बच्चों सब ध्यान देखेंगे, CH3 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 और ये आपका कार्बोकेटायन है। गौर से देखो इसमें 1 अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन, 3 अल्फा कार्बन है। तो 3 है इसके अंदर बच्चों अल्फा कार्बन। ध्यान से देखेंगे, मैं स्टेबिलिटी सिखा रहा हूं तुम्हें, है ना। इसकी बात करेंगे CH3 CH, ये लो जी। इसकी बात करेंगे CH3 CH2, ये लो जी, ठीक है। और इसकी बात करेंगे कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है। आ जाओ इन सब में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, देखो 1 2 3, इस पर है 3 अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन 3 है। इस पर अल्फा कार्बन 1 और 2, तो इस पर अल्फा कार्बन है बच्चों 2। इस पर अल्फा कार्बन है बच्चों 1, और इस पर अल्फा कार्बन है 0। ठीक है, लेकिन हमें अल्फा कार्बन नहीं चाहिए, हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अल्फा कार्बन 3 है, 1 2 3, इस पर 3 हाइड्रोजन, इस पर 3 हाइड्रोजन, इस पर 3 हाइड्रोजन, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन ये कितनी है बच्चों 9। इधर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है 6, इधर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है 3, और इधर अल्फा हाइड्रोजन भी कितनी होंगी बच्चों 0, अल्फा हाइड्रोजन 0। अब हम बात करते हैं विच वन इज मोर स्टेबल, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेगी बच्चों 9 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 इज इक्वल टू 10। इसकी हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेगी 10। इसकी हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर देखते हैं कितनी बनेगी 6 + 1 यानी कि 7, और इसकी हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेगी बच्चों 3 + 1 यानी कि 4, और इसकी हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेगी बच्चों 0। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो जिसकी जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होंगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन मेथिल केटायन। ये आपके पास है बच्चों 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है ना, मोर स्टेबल होते हैं बच्चों ये। तो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर से हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं, और इसी तरह फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से निकालते हैं। अगर मैं इसको फ्री रेडिकल बना दूं तो भी ऑर्डर यही आएगा, बिल्कुल सेम, इतने ही अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे। तो इस तरह हाइपर कॉन्जुगेशन से हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कार्बोकेटायन की और फ्री रेडिकल की। ठीक है बच्चों,
तो अब हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और साथ में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों, आगे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बाद आगे का जो पोर्शन है वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, जो कि आपके सिलेबस से उसको हटा दिया गया है और वो आप प्रैक्टिकल में पढ़ते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।